तो ये मॉडल्स बताए थे मैंने। लेमिनार था, माइसेलर मॉडल था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था। लेमिनार मॉडल के अंदर हमने क्या बात करी थी कि भी इसके अंदर ज्यादातर ऐसा माना जाता था कि जो फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर अरेंज्ड इन लीनियर मैनर एंड अपोजिट टू एंड टू लेयर्स आर ओरिएंटेड अपोजिट टू ईच अदर। ऐसे ना, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ ऐसा सा होगा, है ना। अब ये जो लेमिनार मॉडल था इसमें दो तरह के मॉडल थे। वन वाज सैंडविच मॉडल, है ना, एंड अनदर वन वाज यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। तो जो सैंडविच मॉडल था उसमें तो ये था कि दोनों साइड प्रोटीन होते हैं। उन्होंने प्रोटीन्स को ऐसे ऐसे राउंडेड बॉल्स की फॉर्म में दिखाया था, और ये ऐसे सैंडविच सा बना हुआ होता है, यानी कि बीच में तो ये फोस्फोलिपिड है, उसके दोनों तरफ प्रोटीन्स हैं, इस तरह से सैंडविच सा बन गया। दूसरा जो हमारा लेमिनार मॉडल में था दैट वाज रॉबर्टसन्स यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में उन्होंने प्रोटीन को कैसे दिखाया था? कनेक्टेड होता है ऐसे था, और यहाँ पे ऐसे 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 वेवी फॉर्म में दिखाया था प्रोटीन को, है ना। उन्होंने कहा था कि ये जो मतलब उन्होंने सैंडविच मॉडल का ये कंसेप्ट तो एक्सेप्ट किया कि बीच में फोस्फोलिपिड होते हैं, दोनों तरफ प्रोटीन होते हैं, रॉबर्टसन ने। लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये स्पेशल तरह के प्रोटीन होते हैं, बाहर की तरफ जो प्रोटीन होते हैं उनको हम म्यूकोइड प्रोटीन बोलेंगे। म्यूकोइड जो कि आउटर साइड को फेस करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, यानी कि एनवायरनमेंट को जो फेस करते हैं। और जो इनर साइड में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनर वाली साइड में जो प्रोटीन होंगे वो नॉन म्यूकोइड प्रोटीन होंगे, नॉन म्यूकोइड। ठीक। तो ये दो थे लेमिनार मॉडल। दूसरे तरह के जो मॉडल थे, कहाँ गया ये रहा। हाँ, ये तो थे भाई लेमिनार मॉडल। ये जो माइसेलर मॉडल थे, माइसेलर मॉडल कहने का मतलब है कि माइसेल्स बनती हैं। माइसेल्स क्या होता है? माइसेल्स का मतलब जो फोस्फोलिपिड किस तरह से लिक्विड कंटेंट के अंदर आपस में एक दूसरे को अरेंज करते हैं, आपस में खुद को अरेंज करते हैं, उसको हम बोलते हैं माइसेल। ऐसा होता है जब फोस्फोलिपिड को हम नॉर्मली वाटर के अंदर डालते हैं, तब वो इस तरह से अपने आप को अरेंज कर लेते हैं कि उनका जो हाइड्रोफोबिक जो कोर है वो सेंटर की तरफ अरेंज हो जाए, पानी से दूर हो जाए, और ये जो बाहर वाला जो हेड ग्रुप है वो पानी के कांटेक्ट में आए, वाटर के कांटेक्ट में आए। तो इस तरह से अपने आप को अरेंज करते हैं, इसको बोलते हैं माइसेल। और इसी बेसिस पे जो माइसेलर मॉडल्स बने थे। एक माइसेलर मॉडल के अंदर तो क्या था कि इस तरह से माइसेल्स काफी सारी होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। ये है, और भी बहुत सारी हैं। और यहाँ पर इनके दोनों तरफ प्रोटीन है, और जो भी हाइड्रोफोबिक कंपोनेंट होगा वो तो इन माइसेल्स के थ्रू ट्रेवल कर जाएगा, और जो हाइड्रोफिलिक कंपोनेंट होगा यानी कि मटेरियल, मटेरियल के एक्सचेंज के बारे में बताने के लिए इन्होंने ये माइसेलर मॉडल तैयार करने की कोशिश की थी। क्योंकि ये जो लेमिनार मॉडल्स थे, ये मटेरियल्स कैसे एक्सचेंज होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू उसको एक्सप्लेन करने में कामयाब नहीं हो पाए थे। तो माइसेलर मॉडल वालों ने उसकी कोशिश की कि इसको एक्सप्लेन कर पाए। तो जो माइसेलर मॉडल में फर्स्ट मॉडल था दैट वाज, जो माइसेलर मॉडल में फर्स्ट मॉडल था उसका क्या नाम था, बताएगा कोई? हेलियर एंड होफमैन। हाँ, तो जो हेलियर एंड होफमैन का जो मॉडल था, उस मॉडल के अंदर क्या था कि भाई ये जो हाइड्रोफोबिक कंपोनेंट आएगा, यानी कि जो लिपिड वगैरह जो कंटेंट होगा, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जब ट्रेवल करना होगा तो वो इसके थ्रू ट्रेवल कर जाएगा, क्योंकि ये भी लिपिड है वो भी लिपिड है, ये भी हाइड्रोफोबिक है वो भी हाइड्रोफोबिक है।
यहाँ से ट्रेवल करके निकल जाएगा, और जो हाइड्रोफिलिक है वो यहाँ से ट्रेवल कर जाएगा। ये उसने बताया था पहले वाले हेलियर एंड होफमैन वाले मॉडल ने। जो सेकंड वाला माइसेलर मॉडल आया उसने कहा कि माइसेल्स ऐसे नहीं होते, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरी तरह से माइसेल्स की नहीं बनी हुई होती। उसने ये कहा सेकंड वाले मॉडल ने कि भाई कुछ पोर्शन तो लेमिनार भी होता है। दूसरी तरफ भी लेमिनार है इसी तरीके से। बना बना के देख लेना, ये तुम्हें याद रह जाएंगे फिर। हाँ, तो उसने कहा कि भाई माइसेल्स ऐसे नहीं होते, माइसेल्स अलग तरह के होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। ऐसे होते हैं सेकंड मॉडल में। तो उन्होंने ये कहा कि जो भी हाइड्रोफिलिक कंपोनेंट होगा ना वो ऐसे इसके थ्रू ट्रेवल कर जाएगा, और जो हाइड्रोफोबिक कंपोनेंट होगा वो ऐसे ट्रेवल कर जाएगा, इसके थ्रू ट्रेवल कर जाएगा, और जो हाइड्रोफिलिक होगा वाटर लविंग जो होगा वो इनके बीच में से निकल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रेवल कर जाएगा। ये था। लेकिन माइसेलर मॉडल भी कामयाब नहीं हो पाए। क्यों नहीं कामयाब हो पाए? क्योंकि मेजर कंसेप्ट तो यही था कि इस तरह की माइसेल्स में जो फैटी एसिड होते हैं ना, ये बहुत लंबी लंबी चेन होते हैं कार्बन की। इनके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट पोर्शन होता है दैट इज वेरी लार्ज, इट ऑक्यूपाइज वेरी हाई लार्ज स्पेस। तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर स्टेबल होना पॉसिबल नहीं है। थर्ड था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। एक क्वेश्चन तुमने मेरे से कल पूछा था कि भाई फैटी एसिड इनके अंदर कौन से होते हैं, तो वो फैटी एसिड के बारे में अभी मैं तुम्हें बताता हूं। चाहे वो फोस्फोलिपिड हो ऐसे वाला, चाहे वो ग्लाइकोलिपिड हो कि मतलब लिपिड कंपोनेंट के साथ कार्बोहाइड्रेट भी जुड़ा हुआ है, ग्लाइकोलिपिड हो गया। तो दोनों ही तरह के फैटी एसिड्स के दोनों ही तरह के फोस्फोलिपिड या ग्लाइकोलिपिड, दोनों तरह के लिपिड्स के अंदर जो फैटी एसिड्स होता है, फैटी एसिड्स जो होते हैं दे आर फ्रॉम 14 टू 24 कार्बन कार्बन मतलब दे आर मेड अप ऑफ 14 टू 24 कार्बन। इनके इतने कार्बन के बने होते हैं, कुछ 14 के भी हो सकते हैं, कुछ 24 के भी हो सकते हैं, और कुछ इन बिटवीन भी हो सकते हैं, जैसे 15 कार्बन का हो गया, 16 कार्बन का हो गया, 17 का हो गया, 18 का हो गया, इस तरह से। और जो ज्यादा नंबर में होते हैं, सबसे ज्यादा अमाउंट में अगर हम बात करें तो 16 कार्बन वाले ज्यादा नंबर में होते हैं, या फिर 18 कार्बन वाले फैटी एसिड्स ज्यादा नंबर में होते हैं। फैटी एसिड्स आर जस्ट कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट मतलब जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह हो, है ना। मतलब मेजर कंपोनेंट यही होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। उसके अलावा दूसरे सब्स्टिट्यूएंट भी आ सकते हैं, कहीं पर नाइट्रोजन भी आ जाता है, कहीं पर दूसरे एलिमेंट भी आ जाते हैं फैटी एसिड्स के अंदर। मेनली या तो 16 वाले फैटी 16 कार्बन वाले ज्यादा अबंडेंट रहेंगे, या 18 कार्बन वाले फैटी एसिड ज्यादा अबंडेंट रहेंगे। जो 16 कार्बन वाले फैटी एसिड्स होते हैं दैट इज, उसका वन एग्जांपल मैं यहां पर लिख रहा हूं, C16H32O2, C16H32O2, that is palmitic acid। पामेटिक एसिड बोलते हैं इसको, यहाँ पे एल साइलेंट है, ठीक है। और C18 वाला जो फैटी एसिड है दैट इज C18
H34O2, that is ओलिक एसिड। ओलिक एसिड दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है। तो C16H32O2 that is palmitic acid and C18H34 यानी C16H32O2 palmitic acid और C18H34O2 is ओलिक एसिड। जो पामेटिक एसिड है उसको पामेट भी बोलते हैं। पामेटिक एसिड को क्या बोलते हैं? पामेट। और ओलिक एसिड को इसी तरह से, और इट इज कॉल्ड एज ओलिएट। ठीक, ओलिक एसिड को क्या बोलते हैं? ओलिएट। समझ में आया क्या बता रहा हूं मैं? यस सर। ठीक है, तो ये है फैटी एसिड्स के मेजर टाइप्स। एक और चीज है जो हमारे पास फैटी एसिड होता है, स्पेशल टाइप ऑफ फैटी एसिड जो कि पाया जाता है थाइलाकोइड के अंदर। जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है ना, क्लोरोप्लास्ट, क्या काम होता है क्लोरोप्लास्ट का? फोटोसिंथेसिस। हाँ यस, फोटोसिंथेसिस का काम होता है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो थाइलाकोइड्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जैसे कि एक ऑर्गेनली है, थोड़ी सी डिस्क लाइक शेप ऑर्गेनली होती है ना, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है वो। एक बाहर मेम्ब्रेन होती है, एक अंदर मेम्ब्रेन होती है, और उस इनर मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे ऐसे कॉइन्स से रखे हुए होते हैं। इन कॉइन्स को हम बोलते हैं थाइलेकोइड। थाइलेकोइड। और इस पूरे पूरे स्टैक को हम बोलते हैं ग्रेना। और ये कॉइन्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं बाय थाइलेकोइड लैमिले। यहां पर मैं बताना क्या चाहता हूं, ये जो थाइलेकोइड है इसके अंदर रहता है हमारा क्लोरोफिल, है ना। इस थाइलेकोइड के मेम्ब्रेन के अंदर रहता है क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल जो है इसके लिए थाइलेकोइड की मतलब फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए इस थाइलेकोइड के मेम्ब्रेन को स्पेशली डिजाइन किया जाता है। और इस थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन को स्पेशली डिजाइन कैसे किया जाता है, उसमें रोल है फैटी एसिड का, एक स्पेशल टाइप के फैटी एसिड का। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा, तुम्हें समझ में आ रहा होगा थाइलेकोइड क्या है। थाइलेकोइड क्या है? ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर कोइंस जैसे स्ट्रक्चर रखे होते हैं। इन कोइंस के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होता है ना। अब ये जो थाइलेकोइड है इसकी मेम्ब्रेन में कुछ स्पेशल तरह के फैटी एसिड्स होते हैं, जिससे कि इसकी मेम्ब्रेन जो है बहुत अच्छे से फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कैपेबल हो जाती है ना। दैट फैटी एसिड एनहांसेस द कैपेबिलिटी ऑफ थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। दैट फैटी एसिड एनहांसेस द कैपेबिलिटी ऑफ थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। अब वो फैटी एसिड क्या है? दैट इज 18 कार्बन एसाइल चेन। मैं लिख देता हूं दैट फैटी एसिड, उस फैटी एसिड का नाम। फैटी एसिड इन थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। ठीक है, इस थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर जो फैटी एसिड है उसका नाम है लिनोलेनिक एसिड। लिनोलेनिक एसिड। ये लिनोलेनिक एसिड कैसा फैटी एसिड है? दैट इज
18 carbon fatty acid having 3 double bonds. 18 carbon fatty acid with 3 double bonds. Double bond. ठीक, ये होता है लिनोलेनिक एसिड। ये जो फैटी एसिड्स होते हैं दे आर जस्ट लाइक जिगजैग चेन्स। ऐसे से बनाता हूं ना मैं हर बार। इसका मतलब ये है कि इसके हर एक पॉइंट के ऊपर कार्बन है, हर एक कोने पे जहां पर भी ये एंड होगा हर एक एंड पे कार्बन होता है, और उसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन्स होते हैं। एक कार्बन की वैलेंसी होती है 4, ये चीज तुमने पहले भी पढ़ी होगी। एक कार्बन जो है 4 चीजों के साथ एक साथ बाइंड हो सकता है। तो अगर कार्बन के पास डबल बॉन्ड नहीं है कोई भी, तो वो 4 चीजों के साथ बाइंड होगा। जैसे ये वाला बीच वाला अगर कार्बन है, इसकी मैं बात करूं, तो एक जगह ये इस कार्बन से ज्वाइंट होगा, एक जगह ये इस कार्बन से ज्वाइंट होगा। 2 बॉन्ड तो उसके हो गए ऑलरेडी, और इस पे 2 हाइड्रोजन ज्वाइंट होंगे। तो इस तरह से तुम स्ट्रक्चर से इंटरप्रेट कर सकते हो कि इस पे कितने कार्बन है कितने हाइड्रोजन है। उसके अलावा यहां तक समझ में आया मैंने जितना बताया? यस सर। ओके, तो उसके अलावा मैं क्या बताना चाह रहा हूं, कुछ कार्बन होते हैं सैचुरेटेड, और कुछ होते हैं मतलब कुछ कार्बोहाइड्रेट होते हैं सैचुरेटेड, और कुछ कार्बोहाइड्रेट होते हैं अनसैचुरेटेड। ये पता है सैचुरेटेड क्या होता है और अनसैचुरेटेड क्या होता है? यस सर। सैचुरेट क्या होते हैं सैचुरेटेड? सर जिसमें बॉन्ड ना प्रेजेंट हो। अनसैचुरेटेड में सर बॉन्ड्स होते हैं। नहीं, बॉन्ड तो सब में ही है, ये भी तो बॉन्ड है। ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है? उसमें फिर डबल ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। यस यस, ऐसे बोलना है। जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, दैट इज अनसैचुरेटेड। जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड ना हो उसको सैचुरेटेड बोलेंगे। ठीक, अब इस कार्बन इस ये जो फैटी एसिड चेन मैंने बनाई, ऐसे ही बना दी मैंने, तो देखा नहीं क्या है, मतलब कितने कार्बन जुड़ रहे हैं। तो यहां पर अगर मैं एक डबल बॉन्ड यहां पर डाल दूं तो ये अनसैचुरेटेड हो जाएगा। ठीक है, और अनसैचुरेशन की वजह से क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन्स कम हो जाएंगे। जैसे ये वाला कार्बन है होने वाला, अब इस कार्बन के इधर वाले कार्बन के साथ 2 बॉन्ड है, इसी कार्बन के इस वाले कार्बन के साथ 1 बॉन्ड है, तो इस कार्बन ने टोटली 3 बॉन्ड तो ऑलरेडी बना चुका है, ये 3 बॉन्ड्स। ठीक है, ये वाला कार्बन ऑलरेडी 3 बॉन्ड बना चुका है, 2 बॉन्ड इस वाले कार्बन के साथ और 1 बॉन्ड इस वाले कार्बन के साथ। तो इसके पास कितने हाइड्रोजन होंगे, ओनली 1। ठीक, तो इस तरह से तुम स्ट्रक्चर से इंटरप्रेट कर सकते हो कि इसका जो केमिकल फॉर्मूला होगा वो क्या बनेगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है जो चीज मैं अभी बता रहा हूँ, ये जो किस तरह से स्ट्रक्चर से इंटरप्रेट कर सकते हैं हम केमिकल फॉर्मूले को, लेकिन ये जनरली पता होना चाहिए, थोड़ा सा जनरल नॉलेज टाइप इसका, इससे रिलेटेड। ठीक है, तो हाँ, अब इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, सेल्यूलर पॉइंट ऑफ व्यू से जो अनसैचुरेशन का क्या महत्व होता है, क्या इंपॉर्टेंस होती है, वो मैं अब बताता हूं। कि अगर जैसे तुमने देखा होगा फोस्फोलिपिड में मैं 2 फैटी एसिड चेन बनाता हूं, है ना? जनरली 2 फैटी एसिड चेन होती हैं। इन 2 फैटी एसिड चेन में अगर किसी में भी अनसैचुरेशन होगा तो वो फैटी एसिड चेन थोड़ा सा टिल्ट हो जाती है। अनसैचुरेशन की वजह से ये फैटी एसिड चेन इधर वाली फैटी एसिड चेन से थोड़ा सा दूर हो जाएगी, ऐसे। अब ये दूर होने का क्या फर्क है, एक फैटी एसिड यहां, एक फोस्फोलिपिड यहां पर था, इसके साथ वाला जो फोस्फोलिपिड है उसको फिर ये खुलेगी तो साथ वाले फोस्फोलिपिड को धक्का देगी, तो फोस्फोलिपिड्स के बीच में क्या होगा, गैप बनेगा।
यही होगा ना कि अगर ये जो फैटी एसिड चेन है ये फैल जाएंगी तो फोस्फोलिपिड के बीच में गैप बनेगा, और जो फोस्फोलिपिड के बीच में गैप बनेगा उसकी वजह से क्या होगा, मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइडिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइडिटी यानी कि मेम्ब्रेन के अंदर जो चीजें हैं वो थोड़ा सा एक दूसरे से दूर हो जाएगी, और उससे क्या होगा, मटेरियल्स का जो ट्रांसपोर्ट होगा वो इजीली हो पाएगा मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, तो अनसैचुरेशन का मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी से क्या कनेक्शन है वो समझ में आया? अनसैचुरेशन का मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी से जो कनेक्शन है वो समझ में आया या नहीं, बताओ। नहीं सर, रिपीट कर दो। अच्छा ठीक, मैं बताना ये चाह रहा हूं कि मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइडिटी तब आती है जब फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर हों। तब क्या होगा, मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट इजीली रहेगा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वो आपस में हिल सकेंगे, अपनी पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस हो पाएंगे, है ना, यानी अपनी पोजीशन को चेंज कर पाएंगे, और इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं फ्लूइडिटी। अगर जैसे मैंने बताया ना, मेम्ब्रेन के जो ज्यादातर कंपोनेंट होते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं, मेम्ब्रेन के में जो सबसे ज्यादा नंबर में जो कंपोनेंट्स होते हैं दे आर फोस्फोलिपिड्स। डेफिनेटली the lipids are same in mass as protein, but the largest number is phospholipid. Components present in largest number is phospholipid. तो सबसे ज्यादा फोस्फोलिपिड होते हैं, तो फोस्फोलिपिड ही डिटरमाइन करेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अंदर कैसा नेचर रहेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, तो वो डिटरमाइन कौन करेगा, फोस्फोलिपिड डिटरमाइन करेंगे। अब फोस्फोलिपिड्स हैं, यहां पर इनकी फैटी एसिड की जो चेन्स हैं ये अगर ऐसे सीधी सीधी सी रहती हैं तो फोस्फोलिपिड अपनी पोजीशन पे रहेंगे। अब मैं बीच में ये जो फोस्फोलिपिड है इसकी चेन ऐसे कर दूं, एक मिनट रब कर देता हूं, दोबारा से रब करके ड्रॉ करता हूं। ये फोस्फोलिपिड है, इसकी एक चेन यहां तक कर देता हूं, तो क्या रहेगा, यहां पर ये जो नेक्स्ट फोस्फोलिपिड है ना ये ऐसे हो जाएगा, गैप गैप क्रिएट होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और इसी को बोलते हैं फ्लूइडिटी। इससे क्या होगा, मटेरियल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मटेरियल्स आपस में लेटरली मूव कर पाते हैं, मटेरियल्स का प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू इजी ट्रांसपोर्ट हो जाता है मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी की वजह से। और ये जो चेन मैंने फैटी एसिड की जो चेन टिल्ट करी, ये टिल्ट किस वजह से आता है, ये टिल्ट आता है अनसैचुरेशन की वजह से, डबल या ट्रिपल बॉन्ड आने की वजह से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये जो फैटी एसिड है ये मैंने बताया था कि बहुत अलग अलग तरह की डाइवर्सिटी है, और कुछ एक फैटी एसिड्स के अंदर तो बिल्कुल भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होते हैं, उसको हम सैचुरेटेड बोलते हैं, वो बिल्कुल स्ट्रेट होंगे अरेंजमेंट में। लेकिन जिनमें जैसे जैसे अनसैचुरेशन बढ़ता चला जाएगा वहां पर फैटी एसिड में टिल्ट बढ़ जाएगा, और जैसे ही फैटी एसिड में टिल्ट बढ़ जाएगा तो वहां पर मेम्ब्रेन के अंदर फोस्फोलिपिड्स आपस में एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे। मेम्ब्रेन्स के अंदर फोस्फोलिपिड के आपस में एक दूसरे से दूर दूर होने की वजह से मटेरियल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ऐसे, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कंपोनेंट्स हैं वो ऐसे लेटरली मूव कर सकते हैं। और दूसरी बात, जो मटेरियल बाहर से अंदर आ रहा है वो इजीली ट्रेवल कर पाएगा, और इन मटेरियल्स की लेटरल मूवमेंट के प्रोसेस को हम बोलते हैं मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी यानी कि मेम्ब्रेन अब कैसी है, सॉलिड ना होकर के लिक्विड जैसी है, कि मेम्ब्रेन के कंपोनेंट आपस में ऐसे ऐसे हिल सकते हैं, तो उसको बोलते हैं मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। और मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी किस वजह से आती है, इस टिल्ट की वजह से आई, और ये टिल्ट किस वजह से आया, ये अनसैचुरेशन की वजह से आया। अब समझ में आया? यस सर। ओके, और ये अनसैचुरेशन
इसके थाइलेकोइड के मेम्ब्रेन के अंदर मैंने जो फैटी एसिड बताया था, लिनोलेनिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, ये एक 18 कार्बन का फैटी एसिड होता है, 18 कार्बन का फैटी एसिड होता है लिनोलेनिक एसिड, जिसके अंदर 3 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। 3 डबल बॉन्ड होने की वजह से इसकी फैटी एसिड चेन में क्या हो जाता है, टिल्ट आ जाता है, ऐसे टिल्ट हो जाती है, वो दूसरे फोस्फोलिपिड को थोड़ा सा दूर कर देती है। इसकी वजह से मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइडिटी मेंटेन रहती है। और थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में फ्लूइडिटी को मेंटेन करने का सिग्निफिकेंस ये है कि ऐसा होता है जनरली जब हम टेम्परेचर का इफेक्ट देखते हैं, उसका सिग्निफिकेंस मैं थोड़ा सा धीरे धीरे बताऊंगा। टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर से रिलेटेड है वो। पहले मैं ये बता दूं कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे इफेक्ट देख रहे हैं हम टेम्परेचर का, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो, टेम्परेचर जब भी इंक्रीज होता है, ये एक जनरल सा कंसेप्ट है, हमेशा हर जगह पर अप्लाई होगा कि जब भी किसी भी चीज का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उसके पार्टिकल्स के बीच में मूवमेंट जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। ये हर एक कंपोनेंट पे अप्लाइड होता है, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। तो उसके पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा, रैंडमनेस आ जाएगी, वो आपस में एक दूसरे से दूर दूर भागना स्टार्ट कर देंगे। जैसे कि एक कॉमन सा एग्जांपल देता हूं, गैसेस को जब हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, प्रेशराइज करते हैं, प्रेशर को इंक्रीज करते हैं प्लस ठंडा करते हैं, तब क्या होता है, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे के पास आ जाते हैं और गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। सिमिलरली जैसे भी हम वाटर को गर्म करते हैं, पानी को गर्म करते हैं, तो गर्म करने की वजह से, हीट की वजह से पानी के मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से दूर जाना स्टार्ट कर देते हैं और अल्टीमेटली एक ऐसी स्टेज आती है जब पानी के मॉलिक्यूल एक दूसरे से इतना दूर चले जाते हैं कि वो भाप में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। तो टेम्परेचर का एक सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि टेम्परेचर कहीं पर भी होगा, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को एक दूसरे से दूर करने का काम करेगा, ठीक है। अब टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, जब ये एक दूसरे कंस्टिट्यूएंट को एक दूसरे से दूर करने का काम कर रहा है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को बढ़ाएगा या घटाएगा, बताओ। बढ़ाएगा सर। ऑब्वियसली बढ़ाएगा, जरूर बढ़ाएगा। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी बढ़ जाएगी, अगर टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी घट जाएगी, ठीक है ना। उल्टी बात, मतलब सिंपल रिवर्स ही किया हमने सिचुएशन को। टेम्परेचर कम कर दिया तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी घट जाएगी और उससे फोस्फोलिपिड के पार्टिकल आपस में एक दूसरे से चिपकने स्टार्ट हो जाएंगे। हालांकि बीच में कोलेस्ट्रॉल भी है, कोलेस्ट्रॉल का भी रोल बताऊंगा उसमें, पहले अभी फिलहाल इतना समझ लो, फोस्फोलिपिड का ही समझ लो पहले। तो ऐसे में जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा तो फोस्फोलिपिड जो मॉलिक्यूल हैं वो आपस में एक दूसरे से चिपकना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। और अगर थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी बहुत ज्यादा कम हो गई तो जो फोटोसिंथेसिस के लिए मटेरियल का एक्सचेंज होना जरूरी है वो भी प्रॉपर नहीं हो पाएगा। फोटोसिंथेसिस के लिए हमें थाइलेकोइड के अंदर, हमें पता है कि थाइलेकोइड के अंदर ही प्लांट के पिगमेंट प्रेजेंट है जिससे कि वो फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है। अब थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी कम हो गई है तो उससे क्या होगा, जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड जो एलिमेंट्स चाहिए या मटेरियल अंदर से जो बाहर भेजने होते हैं, थाइलेकोइड से जो बाहर भेजने होते हैं या थाइलेकोइड के अंदर जो मटेरियल मंगवाने होते हैं, उनका ट्रांसपोर्ट प्रॉपर नहीं हो पाता। तो उस ट्रांसपोर्ट को प्रॉपर करने के लिए एक फैटी एसिड यहां पर इसकी थाइलेकोइड के मेम्ब्रेन के जो फैटी एसिड चेन है, इसके अंदर एक स्पेशल तरह का फैटी एसिड इंसर्ट किया गया है जिसका नाम है लिनोलेनिक एसिड। मैंने पहले भी लिखा था ये। समझ में आया लिनोलेनिक एसिड का सिग्निफिकेंस आ गया या नहीं? हेलो, सुन रहे हो? यस सर, यस हाँ, सर।
समझ में आया इसका सिग्निफिकेंस? यस सर। ओके, आ गया तो सर। लिनोलेनिक एसिड का ये सिग्निफिकेंस है कि ये इसकी फंक्शनैलिटी को मेंटेन करके रखे। फंक्शनैलिटी को कैसे मेंटेन करता है ये मैंने अभी बताया, ठीक। उसके अलावा अब हम रोल डिस्कस करते हैं कोलेस्ट्रॉल का। पहले यहां तक मैं कोलेस्ट्रॉल ड्रॉ नहीं कर रहा था, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल को ऑब्जर्व करना, माइक्रोस्कोपिक इमेज जब हम इसकी देखते हैं तो कोलेस्ट्रॉल इजीली विजिबल नहीं होता, जनरली विजिबल नहीं होता, उसके लिए थोड़ा ज्यादा फोकस करना पड़ता है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है मैंने बताया, ड्रॉ करके बताया था कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। हालांकि ये जो प्लांट्स के अंदर होता है ना, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल का एक वेरिएंट होता है, मतलब एज सच ऐसा कोलेस्ट्रॉल जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता जैसे एनिमल सेल में होता है, उसका एक वेरिएंट होता है, उसका नाम है कुछ, दैट इज, मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम, बाद में बताऊंगा। चलो पहले ही फिलहाल कोलेस्ट्रॉल का रोल समझ लो तुम। फोस्फोलिपिड के बीच में, दो फोस्फोलिपिड के बीच में होता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल के पास भी एक हेड ग्रुप होता है और एक टेल ग्रुप होता है। एक ही फैटी एसिड चेन होती है कोलेस्ट्रॉल के पास और एक हेड ग्रुप होता है। इसका जो हेड ग्रुप है कोलेस्ट्रॉल का, ये के हेड ग्रुप के साथ इंटरेक्शन में रहता है। इसका जो टेल ग्रुप है ये फोस्फोलिपिड के टेल के साथ कांटेक्ट में रहता है, ठीक है। अब कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन क्या है? जैसे मेम्ब्रेन की फ्लूइड, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है, टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा सेल के सराउंडिंग में, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और वो फ्लूइडिटी इतनी ज्यादा इंक्रीज ना हो जाए कि सेल को ज्यादा नुकसान हो जाए, मतलब जो मटेरियल आने नहीं चाहिए थे वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू क्रॉस करके सेल के अंदर ना आ जाएं। तो इस चीज को रोकने के लिए यहां पर ये जो कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल है दो फोस्फोलिपिड के बीच में, ये एडजेसेंट फोस्फोलिपिड को अपने से बांध करके रखता है, पकड़ के रखता है। ये जाने नहीं देता फोस्फोलिपिड को ज्यादा दूर। तो ये मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेंटेन करके रखता है, हाई टेम्परेचर पे भी और लो टेम्परेचर पे भी। लो टेम्परेचर पे कैसे काम करता है कोलेस्ट्रॉल? जब लो टेम्परेचर हो जाता है तब ये जो कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल है ये फोस्फोलिपिड को आपस में एक दूसरे के बहुत ज्यादा नजदीक भी नहीं आने देता। जब लो टेम्परेचर हो जाता है तो फोस्फोलिपिड को एक दूसरे के बहुत ज्यादा नजदीक भी नहीं आने देता, यानी कि बीच में रहता है ये। और फोस्फोलिपिड को कहता है कि तुम अपनी पोजीशन पे मेंटेन रहो क्योंकि मैं यहां खड़ा हूं, ठीक है। तो ये मेम्ब्रेन को बचाता है दोनों ही कंडीशन के अंदर, हाई टेम्परेचर में भी और लो टेम्परेचर में भी। समझ में आया कोलेस्ट्रॉल का रोल? पूछ रहा हूं। यस सर, यस सर। ठीक है, यस सर। ओके। ओहो, रिपीट जाती है ये भी। हाँ तो टाइम हो गया क्या तुम्हारा? हो गया सर टाइम तो। ठीक। इसको पढ़ते रहना प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, ठीक है। और कोई कंटेंट अगर तुम्हें इससे कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट चाहिए या जो मैंने बोला है इसका कंटेंट चाहिए तो वो भी दे दूंगा मैं, ठीक है। बाकी जो जितना तुम्हारी बुक में लिखा है उतना तो एटलीस्ट पढ़ ही लेना। लगातार पढ़ते रहोगे तुम्हारे लिए आसान रहेगा, मतलब चीजें एक साथ इकट्ठी नहीं होंगी, बर्डन नहीं होगा दिमाग पे, बिल्कुल आराम से मजे से पढ़ते रहेंगे हम, कोई समस्या नहीं आएगी। कहीं पर भी कुछ भी पूछना हो कभी भी पूछ सकते हो, क्लास के दौरान पूछ सकते हो या क्लास के बाद भी मैसेज करके पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर बुक कौन सी लेनी है? बुक वैसे तो सभी बुक्स जो हैं स्टैंडर्ड से चेक करके आई हुई होती हैं वो, ठीक है। उन पे गवर्नमेंट की मोहर होती है, तो वो सभी ऑथेंटिकेटेड बुक्स जो भी तुम्हारे बुक स्टोर पे आएंगी सभी ऑथेंटिकेटेड है। लेकिन जो बुक मैंने पढ़ी है पर्सनली, दैट इज प्रदीप की बुक है, बहुत बढ़िया बुक है, हमेशा से ये अच्छी रही है, बहुत पहले टाइम पुराने टाइम से चली आ रही है, हम पढ़ते आ रहे हैं। उसके अलावा जेबीडी की बुक है, वो भी अच्छी है, मैंने देखी है वो। बाकी बुक्स को मैंने नहीं देखा, ठीक है। और ठीक देख है लो, सर। बाकी तुम्हें जो अवेलेबल हो वो ले लेना, कोशिश ठीक करना है। कि ये इन दोनों को लो। ओके सर, हम्म। धन्यवाद।